नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एग्जाम ओरिजिन्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां आज हम पढ़ेंगे 22 और 23 अगस्त की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को, वो भी मेंस ओरिएंटेड, है ना। इसमें प्री के भी फैक्ट शामिल किए जाएंगे, पर यह मुख्यतः मेंस ओरिएंटेड होगा, जिससे आप अपनी उत्तर लेखन की शैली को क्या कर सकेंगे और अच्छी विकसित कर सकेंगे और अपने आंसर को इनहेंस कर सकेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप एग्जाम ओरिजिन्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को अपने दोस्तों से अधिक शेयर करें, जिससे क्या हो कि भाई उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने इस लेक्चर की आज की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पहला जो विषय है वो है लंपी वायरस। क्या है लंपी वायरस? बहुत अच्छे से आप समझिएगा। ये जो लंपी वायरस है ये क्या कर रहा है कि भाई जो हमारी गाय है, जो बछड़े हैं, जो हमारी भैंस है, उनको ये क्या कर रहा, उनको ये अपने चपेट में ले रहा। ठीक है, ये जो आपको ये चत्ते दिख रहे हैं, ये चत्ते, ठीक है, ये चत्ते, ठीक है, ये इस प्रकार के, तो इस प्रकार के चत्ते पड़ जाते हैं किसके ऊपर? गायों के ऊपर। और ये क्या होता है कि फिर ये खाना नहीं खा पाती, बुखार चढ़ता है, खाना नहीं खा पाती हैं। जब ये खाना नहीं खा पाती हैं तो दूध नहीं होता, और जब दूध नहीं देती हैं तो इसका परिणाम क्या होता है कि भाई जो भारत का डेयरी उद्योग है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आपको याद रखना है। तो अभी एक डाटा रिलीज किया गया है जिसके तहत ये बोला गया है कि 7300 से अधिक मवेशियों, अर्थात जो गाय हैं, बछड़े हैं और भैंस, इनकी क्या गई है, जाने गई है। ये आपको याद रखना है। और उसमें से भी लंपी वायरस के सर्वाधिक जो संक्रमित जो पशु थे और जान जाने वाले राज्यों, मतलब कि सर्वाधिक जान किस राज्य में गई है, आपको याद रखना है पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब में लंपी वायरस से सर्वाधिक जाने गई हैं। ठीक है ना। उसके बाद और ये जो बीमारी है इसने 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। ठीक ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लंपी वायरस पढ़ रहे हैं। जो इसका जो प्रभाव देखा गया है वो हमारे मवेशियों पर देखा गया है, गाय पर देखा गया है, बछड़े पर देखा गया है, भैंस पर देखा गया है। ठीक है, ये एक प्रमुख न्यूज हुई। अब हम आगे चलते हैं। ये जो लंपी वायरस है, ये इसका एक वायरस होता है। ये वायरस पॉक्सी, क्या है? पॉक्सी वायरस। ठीक है ना। ये इसका जो मुख्य वाहक है ये पॉक्सी वायरस है। कौन सा वायरस? पॉक्सी। आपको याद रखना है कि भाई ये आपसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में खबरों में रहा जो लंपी वायरस है उसका वाहक कौन है? तो उसका वाहक है मुख्यतः पॉक्सी वायरस। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यह मुख्यतः मैंने आपको बता ही दिया है, गाय को, बछड़े को और भैंस को, ये क्या है, इनको सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद एक स्टैटिक पोर्शन आपको ये याद रखना है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लंपी वायरस पूरे विश्व में पहली बार किस देश में देखा गया था? तो इसका आंसर है जाम्बिया 1929। क्या है? जाम्बिया 1929। तो आपको ये याद रखना है कि विश्व में पहली बार जो लंपी वायरस है वो किस देश में देखा गया था? तो जाम्बिया देश में देखा गया था 1929 में। ठीक है। और ये फैलता कैसे है? ये फैलता है मच्छर से, ये फैलता है मक्खी से, ये फैलता है कीट से। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि जैसे आप ये समझिए कि ये जो गाय है ये है संक्रमित गाय। ठीक है, ये है संक्रमित गाय। इसके ऊपर मच्छर बैठा, इसके ऊपर मक्खी बैठी, इसके ऊपर कीट बैठे। ठीक ना। तो यहां पर बैठने के बाद जो मक्खी है, कीट है, इसने पहले इस संक्रमित पशु को काटा, इसके बाद इसने स्वस्थ पशु को काटा। तो इससे क्या हो रहा है, जब जो ये मच्छर है, मक्खी है और जो कीट है, जब ये स्वस्थ पशु को काटते हैं तो उस दौरान ये हमारा लंपी वायरस क्या होता है, फैलता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। 3 नंबर में आप लंपी वायरस को कंप्लीट कर लीजिएगा। कितने नंबर में? 3 नंबर में लंपी वायरस। और इसका जो मुख्यतः उपयोग करेंगे ना, तो आप ये इसका उपयोग कर सकते हैं जीएस पेपर 3 का जो यूनिट 6 है वहां पर आपको ये मिलेगा, है ना। तो वहां से इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें लक्षण क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें बुखार होता है, शरीर में गांठें पड़ती हैं, भूख कम लगती है तो भाई वो दूध कम देते हैं। दूध जब कम देंगे तो क्या होगा, जो भारत का जो डेयरी उद्योग है, कौन सा डेयरी उद्योग है, वो क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है।
ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सर इसका उपचार कैसे करें? तो इसका एक ही उपचार है कि आप टीकाकरण करें। क्या करें? टीका विकसित करें। तो अभी हाल ही में एक ट्रायल विकसित के रूप में, ट्रायल वैक्सीन के रूप में केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, किसने? केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि हरियाणा में स्थित है, इसने एक वैक्सीन का निर्माण किया है। ठीक है, तो आपसे प्रीलिम्स में यह भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। क्या? केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ठीक है, तो आपको याद रखना है यह हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लंपी वायरस से याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगला है रेबीज। क्या? रेबीज। आपको इससे महत्वपूर्ण चीजें याद रखना है, क्योंकि ये भी जीएस पेपर 3 में जो यूनिट 6 है वहां से ये संबंधित है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हम देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। चलिए, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है और उसमें यह बताया गया है कि जो सर्वाधिक जो रेबीज के मामले हैं वो आते हैं तमिलनाडु में। कहां आते हैं? तमिलनाडु में। और ये जो रेबीज है वो किससे फैलता है? ये फैलता है कुत्तों से। किससे? कुत्ता, बिल्ली और बंदर। ठीक है ना, तो इनके काटने से ये मनुष्यों में फैलता है, मनुष्य में फैलता है। ठीक है ना, तो अभी हाल ही में जो सर्वाधिक रेबीज के मामले देखे गए हैं वो तमिलनाडु में देखे गए हैं। ठीक है, और यह मामले निरंतर बढ़ते भी जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह बताया गया है कि भारत में कुल 30 मिलियन, कितने? 30 मिलियन जो आवारा कुत्ते हैं वो घूमते हैं, और इनसे जब ये काटते हैं मनुष्य को तो इनसे 96%, कितना? 96% जो रेबीज के मामले आते हैं वो इन पालतू कुत्तों के काटने से आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये डाटा आपको जरूर रख लेना है, ये डाटा। ठीक है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष, क्या बोल रहा हूं मैं? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 20,000 लोगों की जो जान जाती है वो सिर्फ रेबीज की वजह से जाती। किस वजह से? रेबीज की वजह से। और इसका जो कारण है कि भाई प्रभावी टीकाकरण प्रणाली का ना होना। अर्थात ये ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको कुत्ते ने आज काटा है, जो इसका लक्षण है 3 से 4 दिन बाद या फिर 1 से 2 साल के बाद देखने को मिलता है, और ये क्या होता है? ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? यह हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसका जो वायरस होता है उसका नाम है रेबडो वायरस। क्या है? रेबडो वायरस। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। किसके बारे में? रेबीज के बारे में। और ये फैलता किससे है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से यह मनुष्य में इस वायरस का प्रसार होता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ डाटा है जो इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आपको अपनी नोट में लिख लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वर्तमान समय में ये मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में थे। ठीक है, और उन्होंने यहां पर किसका? मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता की। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मध्य क्षेत्रीय परिषद है क्या। देखिए, क्या हुआ था जब भारत आजाद हुआ था। आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था फिर उसके बाद इसके गठन को लेकर, क्योंकि भारत में छोटी छोटी रियासतें थी, तो इसके गठन को, मतलब कि एक अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या हुआ कि हमने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। कब किया? 1953 में। कब किया? 1953 में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो राज्यों का गठन किया गया था वो किस आधार पर किया था? वो किया गया था भाषा के आधार पर। किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर। तो जो हमारे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण तो कर रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि आने वाले समय पर क्षेत्रवाद की भावना का पुनः जन्म हो जाए। आने वाले समय में जो हमने अखंड भारत का जो सपना देखा था वो कहीं विखंडित ना होने लगे। इसलिए इन्होंने इन क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से जो आपसी भाईचारा है राज्यों के मध्य, है ना, सहकारी संघवाद की जो भावना है,
ठीक है ना, जो क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए इन परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ देखते हैं इसका स्टैटिक पोर्शन, फिर हम चलेंगे कहां पर, प्रमुख चर्चा की ओर। ठीक है, तो भाई अभी मैंने आपको बता दिया है कि भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये आपको याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये क्षेत्रीय परिषदों का इतिहास, कि क्या रहा है क्षेत्रीय परिषदों का इतिहास। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि भाई जो राज्य पुनर्गठन आया, इसका जो गठन किया गया है वो किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है ना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत भाग 3 की धारा 15 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रीलिम्स से पूछ सकता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और आप इसका मेंस में कहां उपयोग करेंगे, जीएस पेपर 2 में, जो सहकारी संघवाद वाला टॉपिक है। ठीक है, तो वहां पर आप इस टॉपिक का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला है, इसका गठन आपको पता चल गया है। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि भाई वर्तमान समय में जो इसकी संख्या है, क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है, वो है 5। ठीक है ना, कितनी क्षेत्रीय परिषद है, 5। एक है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। और इसी मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक का आयोजन किया गया है, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। ठीक है, और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये देखिए, आपको यह याद रखना है कि भाई जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, वो 1972 में किया गया है। ठीक है ना, आपको यह याद रखना है, और जो कि वो इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 1972 में किया गया था, वह इन क्षेत्रीय परिषदों के अंग या फिर हिस्से में नहीं आता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि भाई जो इसके मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। बहुत अच्छे से आप समझिएगा, जैसे वर्तमान समय में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही, ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल हुआ है, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें शामिल हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और अंतिम में हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये क्या है, ये राज्य है। जिस तरीके से अभी इसकी बैठक कहां हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है ना, तो अभी इसकी अध्यक्षता की होगी किन्होंने, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अब इसकी बैठक जिस राज्य में होगी उसके करेंगे। इस तरीके से इसकी उपाध्यक्षता की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती, बारी बारी। जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुई, इसके बाद छत्तीसगढ़ में होगी, तो छत्तीसगढ़ के सीएम हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो भाई राज्य के 2 मंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, आपने देखा होगा दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर यहां हमारे देश में जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर हम किस तरीके से शासन का संचालित करते हैं, तो प्रशासकों के माध्यम से, अर्थात उपराज्यपाल के माध्यम से। नीति आयोग क्या करेगा, अपने एक सलाहकार सदस्य की नियुक्ति करता है, और मुख्य सचिव, राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं ना, वो इसके सदस्य होते हैं, और जो इसकी बैठकों में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमको देखना है मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो मैंने आपको बता दिया है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में इतने सारे लोग भागीदारी लेते हैं। ठीक है ना, और आपको यह भी याद रखना है कि अभी इस 15वीं बैठक का आयोजन किया गया है। कौन सी 15वीं बैठक का, कौन सी बैठक है ये, 15वीं। ठीक है, आपको यह भी याद रखना, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है ना, 15वीं बैठक थी ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की, ये याद रखिएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक थी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, सर इसका निर्माण क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, अब बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, इसके निर्माण करने का उद्देश्य था केंद्र केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं उसको सुलझाना। ठीक है ना, उसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण है ना, उसके सपने को साकार करना। मुख्य उद्देश्य तो यही था, सबसे मुख्य उद्देश्य था यही था कि केंद्र राज्य और राज्य के मध्य जो जितने भी विवादित मुद्दे हैं उसका समाधान करना या फिर उसको सुलझाना। राष्ट्रीय एकीकरण की जो
की जो भावना है, जो हमारा सपना है, उसे मूर्त रूप प्रदान करना, केंद्र एवं राज्यों को विचार का आदान प्रदान करना तथा सहयोग हेतु सक्षम बनाना। जैसे कि केंद्र और राज्य क्या करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और हम क्या करेंगे, एक सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब आगे चलते हैं। उसके बाद विकास योजनाओं के सफल और तीव्र निष्पादन हेतु राज्यों के बीच सहयोगी संघवाद को बढ़ाना। मैंने आपसे बताया था ना, यह मुख्यतः सहयोगी संघवाद की भावना पर विकास देता है, ठीक ना, और क्षेत्रवाद की भावना पर अंकुश लगाना। ठीक है ना, ये कुछ उद्देश्य हैं किसके, हमारे क्षेत्रीय परिषदों के। ठीक है, अब हम क्या है, अब भाई इस क्षेत्रीय परिषद में क्या क्या निर्णय लिया गया। ठीक है ना, जो अभी क्षेत्रीय परिषद हुई है ना, इसमें क्या क्या विशेष रहा, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया कि अब भारत में उग्रवाद पूर्णतः समाप्त करना है, नक्सलवाद को समाप्त करना है। उसके बाद देश के प्रत्येक राज्य में फॉरेंसिक साइंस लैब कॉलेज फॉरेंसिक साइंस कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला भाई, इन्होंने बोला भाई जो सरकार है, सरकार क्या करेगी, पुलिस के बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराएगी, ये इन्होंने बोला। उसके बाद इन्होंने बोला कि देश के प्रत्येक राज्य में सहकारी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे, सहकारी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, विश्वविद्यालय। और क्या बोला इन्होंने बोला भाई सहकारी कृषि को बढ़ावा देंगे। क्या देंगे, सहकारी कृषि को बढ़ावा देंगे। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने मध्य प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान की इन्होंने प्रशंसा भी की है, क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो निरंतर कृषि के क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि भाई इंदौर और जो भोपाल है इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में क्या करेंगे, विकसित करेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, ये प्रमुख मुद्दे थे जो विशेष क्या थे, आकर्षक विषय थे जिसका यहां पर क्या किया गया है, चर्चा की गई है। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर भी चर्चा की है, राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, जो इन्होंने अधिनियम लाया था राष्ट्रीय शिक्षा, उसके ऊपर भी यहां पर चर्चा की गई है। तो ये क्या था, ये कुछ हमारे क्षेत्रीय परिषद का जो महत्व था, जो इसका उद्देश्य है, वर्तमान में किन किन मुद्दों पर बात की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है। आपको मेंस में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या रखना है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको जो एक टॉपिक है ना वंचित वर्ग, यहां से इस टॉपिक को उपयोग करना है और आप इसका उपयोग करेंगे जीएस पेपर 2 में के पार्ट 2 के यूनिट 3 में। आप देखिएगा वहां पर आप इसका उपयोग बहुत ही बखूबी तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, और उसमें से भी बस्तर, कौन सा, बस्तर, जो वहां का जिला है वो मुख्यतः किससे है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पर अभी हाल ही में क्या किया गया, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लड़ने के लिए बस्तर फाइटर फोर्स, किसका, बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया कि इन्होंने बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया। पर इस फोर्स में इन्होंने 9 ट्रांसजेंडर को शामिल किया, जो कि एक सराहनीय कदम है। क्या है कि भाई इसमें इन्होंने 9 ट्रांसजेंडर को शामिल किया है। और अब क्या होगा कि भाई ये ट्रांसजेंडर नौकरी के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ही सकारात्मक पहल है हमारे जो एलजीबीटी समुदाय है, जो हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके लिए, कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पहल की है नौकरी के माध्यम से उन्हें कहां पर, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा मैक्स लाइमर। ये क्या है मैक्स लाइमर, ठीक है, और आप इसका उपयोग करेंगे प्रीलिम्स में, यूनिट 7 में
और जीएस पेपर 3 के यूनिट 7 में। ठीक है, दोनों जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। ये जो मैक्स माइमर है ये एक रोबोट है। ये क्या है? एक रोबोट है। और कैसा रोबोट है? ये रोबोटिक नाव है, एक तरीके से नाव है, ये रोबोटिक नाव है। ये चर्चा में क्यों है? ठीक है, तो ब्रिटेन का मानव रहित ये रोबोट नाव है और इसने क्या किया है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा, दक्षिण प्रशांत महासागर में एक देश है टोंगा, तो वहां पर पिछले कुछ समय पहले वहां पर क्या हुआ था? समुद्र के भीतर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। तो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था तो उसका अध्ययन करने ये भी वहां गया था। क्या करने गया था? अध्ययन करने गया था, और अब वहां से वो वापस भी लौट कर आ चुका है। इसलिए यह मैक्स लाइमर जो हमारा ज्वालामुखी था वो वर्तमान समय में चर्चा में था। तो आपको याद रखना है क्योंकि रोबोटिक्स वाला टॉपिक हमारे यूनिट सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो आप चर्चा कर सकते हैं कि भाई वर्तमान समय में, क्योंकि भाई यहां पर मानव नहीं जा सकता, जो ह्यूमन बीइंग है वो नहीं जा सकते, मतलब जा सकते हैं बहुत करीब से इसका परीक्षण या फिर इसका अध्ययन नहीं कर सकते, पर जो ये मानव रहित रोबोट होते हैं वो कहीं भी, कितने भी दुर्गम हो, कितने भी वो खतरनाक इलाके हो, वहां पर जाके सफल रूप से वो अध्ययन कर आकर हमें उसकी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसलिए मैक्स माइमर जो हमारा मानव रहित जो एक रोबोटिक नाव है ये चर्चा में रही। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आपको यह याद रखना है कि यूक्रेन है वह 24 अगस्त को अपना 31वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ठीक है, और जो 1991 में जो सोवियत संघ के विघटन के उपरांत यह देश अस्तित्व में आया था, और यह कब? 24 अगस्त को अपना 31वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि भाई वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के मध्य बहुत ही ज्यादा वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है? एक तनाव देखा जा रहा है, युद्ध देखा जा रहा है, भू राजनीतिक ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना, जिस कारण आपने देखा है कि भाई तेल के दाम हाई हो रहे हैं, है ना, क्रूड ऑयल्स के दाम बढ़ रहे हैं, है ना, और उसके बाद आपने देखा है गेहूं, क्योंकि जो यूक्रेन है और जो रूस है इन क्षेत्रों में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वैश्विक स्तर पर इनकी कमी जैसी समस्या हमें देखने को मिली है। ठीक है ना, और उसके बाद आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 24 अगस्त को मनाता है, और ये इसका 31वां दिवस है, क्योंकि यूक्रेन अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है ना, और आपको यह भी याद रखना है कि भाई एक जारपोजिया परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहां पर? यूक्रेन में। और यहां पर क्या हो रहा है कि रूस निरंतर बमबारी कर रहा। क्यों कर रहा? कि भाई इस जारपोजिया परमाणु संयंत्र से यूक्रेन अपनी जो जितनी भी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। तो रूस क्या कर रहा? बार बार इस क्षेत्र पर क्या कर रहा? बमबारी कर रहा, अटैक कर रहा। तो इसलिए जारपोजिया जो परमाणु संयंत्र है ये वर्तमान समय में चर्चा का विषय में रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चर्चित व्यक्तित्व है वहां से ये टॉपिक उठाया है मैंने कि भाई पाकिस्तान की एक प्रसिद्ध कलाकार थी नायरा नूर। क्या? नायरा नूर, इनका निधन हो गया है। इन्हें क्या कहा जाता? बुलबुले पाकिस्तान। इन्हें क्या कहा जाता था? बुलबुले पाकिस्तान। और ये क्या थी? प्रमुख कलाकार थी, वहां की संगीतकार थी, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये संगीतकार थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई नायरा नूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश से इनका संबंध था? तो पाकिस्तान से इनका संबंध था। और ये क्या थी? ये वहां की प्रमुख संगीतकार थी, और इन्हें भारत में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, इसलिए चर्चा का विषय है। ठीक है, ये टॉपिक आपको याद रखना है। ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है प्रीलिम्स में। पर याद रखना है ये जो जारपोजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसको आप 3 नंबर में जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है जारपोजिया परमाणु संयंत्र 3 नंबर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे कि कुछ हम न्याय प्रणाली के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भाई वर्तमान समय में चर्चा में क्यों रहा। आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो पेंडिंग केसों की जो समस्या है
वो निरंतर बढ़ती जा रही है। जो पेंडिंग केस है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारे नागरिक हैं वो अपने न्यायिक अधिकारों के प्रति क्या हुए, जागरूक हुए हैं और वे न्याय प्राप्त करने के लिए वो न्यायालय पहुंच जा रहे हैं। और जिस कारण वहां पर क्या हो रहा है कि भाई जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबी होती है और बार बार हियरिंग्स होती है, ट्रायल्स चलते हैं, इसलिए क्या है ये थोड़ा न्याय की जो प्रक्रिया होती है वो लंबी होती है। इसलिए यहां पर जो मामले हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक पक्ष है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम यहां पर देखेंगे इस न्याय प्रणाली की चर्चा में। ठीक है, चलिए आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध जो एक जुमला कहा जाता है, न्याय में देरी। न्याय में देरी क्या है? अन्याय है। न्याय में देरी क्या है? अन्याय है। ये जुमला आपको याद रखना है। ये एक मुहावरा है कि न्याय में देरी अर्थात न्याय ना मिलने के बराबर ही है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि भाई वर्तमान समय में न्यायिक अधिकारों के प्रति जागरूकता जितनी हमें उत्साहित करती है, लेकिन लंबित मामलों की संख्या हमें उतनी चिंतित कर देती है। इस पॉइंट को आप अपने मेंस में जरूर उपयोग करिएगा। और आप इसका उपयोग कहां करेंगे? जीएस पेपर 2 में जो सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक है वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि वर्तमान समय में समस्या क्या है न्याय प्रणाली की। इन सभी समस्याओं को आप क्या करेंगे? वहां पर पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तो भाई जो हमारे देश के नागरिक हैं वो अपने न्यायिक अधिकारों के प्रति क्या हुए हैं? जागरूक हुए हैं और उत्साहित भी हुए हैं। पर क्या हो रहा कि भाई जो उनके जो लंबित मामले हैं वो हमें चिंतित कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान समय में संपूर्ण देश में कुल कितने मामले पेंडिंग हैं? 4.83 करोड़। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो 9 करोड़ मामले क्या चल रहे हैं वर्तमान समय में? पेंडिंग चल रहे हैं या फिर लंबित है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केवल 75,000 मामले तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक ना। और आपको यह याद रखना है जो 4 करोड़ मामले, ये कम मामले नहीं है भाई, बहुत अधिक मामले हैं। 4 करोड़ मामले हमारे अधीनस्थ न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में। और आपको यह याद रखना है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कितने मामले पेंडिंग हैं? कुल 4.17 लाख मामले वर्तमान समय में क्या है? लंबित पड़े हुए हैं। तो भाई जब मामले लंबित पड़े रहेंगे, जब इनमें देरी होगी, तो ये जो जुमला है न्याय में देरी अन्याय है, तो ये क्या करता है? चरितार्थ कर रहा है अपने आप को। तो इसलिए इन लंबित मामलों की जो निराकरण की जो प्रक्रिया है उसमें हमें क्या लानी पड़ेगी? तीव्रता लानी पड़ेगी, स्पीड लानी पड़ेगी, जिससे हम न्याय प्रणाली को जन जन तक पहुंचा सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब क्या बोल रहा कि भाई ये मध्य प्रदेश का डाटा है ना कि भाई मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 4.17 लाख मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और प्रतिवर्ष ये 23,000 की दर से बढ़ते भी जा रहे हैं। ठीक ना। और वर्तमान समय में जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री, कौन? केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। कौन? किरण रिजिजू। ठीक है ना। तो उन्होंने संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए ये सब बातें कही हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहां तक आपको समझ में आया? अब क्या बोल रहा? एक बात ये आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में जब कोई एक न्यायाधीश 50 मामले निपटाता है तो 100 मामले लंबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई न्यायिक अधिकारों के प्रति जो हमारी उत्सुकता है, जो हमारी जागरूकता है, वो हमें कहां लेके जा रही है? न्यायपालिका के समक्ष लेके जा रही है। पर वहां पर न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। किसकी? न्यायाधीशों की संख्या। ये कौन बता रहा? तो भाई जो हमारा विधि आयोग है, विधि आयोग के अनुसार 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। कौन बोल रहा भाई? विधि आयोग हमारा बोलता है कि 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। पर 2011 की जनगणना इसके विपरीत हमें यह बताती है कि भाई इतनी ही आबादी अर्थात 10 लाख की आबादी पर हमारे पास सिर्फ कितने न्यायाधीश हैं? 18 न्यायाधीश हैं। ठीक है, जो लगातार मामलों की वृद्धि की प्रमुख वजह है। तो आपको एक चीज यहां समझ में आ रही है कि हमें न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। तभी हम जाकर इन जो हमारे पास पेंडिंग मामले हैं, जो लंबित मामले हैं, उनका हम तीव्रता से, तेजी से निराकरण कर पाएंगे। ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या क्या समस्या है अब हम वो देखते हैं न्यायतंत्र में। सबसे पहली समस्या है न्यायाधीशों की। मैंने आपको, आप इसका उपयोग करिएगा डाटा कि भाई विधि आयोग के अनुसार भाई जो हमारी 10 लाख की जनसंख्या पर कितने? 50 न्यायाधीश होने चाहिए। पर 2011 की जनगणना क्या बोलती है भाई कि 10 लाख की जनसंख्या पर हमारे पास सिर्फ 18 न्यायाधीश हैं, जो एक प्रमुख वजह है जो मामले पेंडिंग है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद लचर बुनियादी ढांचा। आपको पता है कि भाई जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जर्जर हो चुके भवन है, जर्जर भवन है ना। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि भाई महिला जो जज हैं,
महिला जजों की संख्या वो बहुत कम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है भाई निचली अदालतों में न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार करती है। कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक ना। तो भाई राज्य सरकार को समय सीमा के अंदर सीमाबद्ध तरीके से एक निश्चित समय सीमा के अंदर क्या करना चाहिए कि भाई इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ठीक ना। और विशेष श्रेणी के मामलों का निपटारा समय सीमा के अंदर किया जाना। मेरी बात समझिएगा भाई, एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए भाई। जैसे रेप का मुद्दा है तो इसको इतने साल के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। अपहरण का है तो उसे इतने दिन में करना है, ठीक है। भ्रष्टाचार का मामला है तो उसे एक मतलब कि जो मामले है ना उसे श्रेणीबद्ध रूप से क्या किया जाना चाहिए, परिभाषित किया जाना चाहिए। उसे उसी समय के अंदर क्या किया जाना चाहिए, कंप्लीट किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो न्याय प्रणाली में जो लंबित मुद्दे हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी और न्याय सब तक सुलभ रूप से पहुंच पाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि भाई महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। फिर मुकदमों को कम करने के लिए हमें मध्यस्थता समाधान तंत्र को अपनाना चाहिए। क्या? मध्यस्थता समाधान तंत्र को अपनाना चाहिए। और क्या बोला गया है? उसके बाद यह बोला गया है जो न्याय उपलब्ध कराने के जो वैकल्पिक साधन है। क्या वैकल्पिक साधन? जैसे ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स का मतलब जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने क्या किया भाई, अब इसने सभी पर्यावरण के मुद्दों पर ये क्या करने लगा, निर्णय लेने लगा। अब क्या हुआ भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो पर्यावरण संबंधित मुद्दे थे वो अब कम देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से महिला अपराध को रोकने के लिए और हमें इस क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है, ठीक ना। हमें ई न्यायालय पर काम करने की आवश्यकता है और वर्तमान समय में काम चल रहा है तो हमें और तीव्र गति से इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक ना। और अभी आपने देखा होगा कि भाई 4.5 लाख मुद्दों का निराकरण किया गया है। किसके द्वारा? लोक अदालत के द्वारा। ई लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये कुछ समस्याएं हैं। आप वैकल्पिक जो न्याय का जो समाधान तंत्र है आप उसकी स्थापना कर सकते हैं, मध्यस्थता का उपयोग कर सकते हैं, महिला न्यायाधीशों की आप संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, जो विशेष श्रेणी के मुद्दे हैं उसको एक समय सीमाबद्ध तरीके से निपटारा के लिए प्रयास कर सकते हैं। जो बुनियादी ढांचा है उसको आप सुदृढ़ कर सकते हैं। न्यायाधीशों की कमी से हमारा जो न्यायतंत्र निरंतर क्या है, जूझ रहा है, आप उसको समाधान कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी जाकर क्या होगा, जो प्रस्तावना में वर्णित जो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की जो संकल्पना है वो हम आत्मसात कर पाएंगे, उसे हम अंगीकार कर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो इस तरीके से इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य से संबंधित, बहुत अच्छे से आप मेरी बात समझिएगा। और ये रतलाम का मुद्दा है, इसलिए मैंने यहां पर रतलाम मुद्दा लिख दिया। आप मेरी बात समझिएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ कि रतलाम में एक गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने वाली थी, ठीक है ना। तो वो कहां जाती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वहां क्या होता है, ताला लगा होता है। क्या है? ताला लगा होता है, जिस कारण परिजनों को क्या बुलाना पड़ता है, दाई को बुलाना पड़ता है। किसे? दाई को बुलाना पड़ता है। और दाई को बुलाते हैं ये, फिर क्या करते हैं, ये शहर के अस्पताल की ओर जाते हैं। पर क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जो सरकार ने संस्थागत प्रसव का जो लक्ष्य रखा है ना, उस पर कहीं ना कहीं क्या है, ऐसे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लक्ष्य को क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना क्या है, इससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। पर क्या है, जब ऐसे मुद्दे जब हमारे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर, सरकार पर, केंद्र सरकार पर, ये सभी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं, कुछ प्रमुख डाटा का उपयोग करते हुए हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और आप इस सभी जो आपके पास जो डाटा उपलब्ध कराए हैं आप इसका उपयोग करेंगे स्वास्थ्य वाले टॉपिक में। कहां पर? स्वास्थ्य टॉपिक में। और ये है कहां? तो ये आपको मिलेगा जीएस पेपर 2 में, पार्ट 2 में, यूनिट जो 5 है वहां पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे के ऊपर बात की गई है। आप इस डाटा को वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उपयोग करके आप क्या करेंगे, अपने आंसर को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं। आपको यह याद रखना है नीति आयोग क्या कर रहा है। नीति आयोग संपूर्ण देश में राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक, कौन सा? प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के क्या रिपोर्ट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिपोर्ट। इसी श्रेणी में नीति आयोग ने हेल्थ स्टेटस
प्रोग्रेसिव इंडिया, हेल्थ स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जारी की, ठीक है ना। उसमें यह बताया कि जो 19 बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का स्थान है वो जो 17वां है। कितना स्थान है? 17वां, ठीक है ना। और यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर के हालात क्या है? बहुत ही ज्यादा खराब हैं, बहुत ही ज्यादा खस्ते हैं। तो आप इस डाटा का उपयोग करके यह बता सकते हैं जो मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उपलब्ध कराने की सरकार की जो कवायद है, जो उनका जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से क्या हासिल नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये रिपोर्ट हमें बताती है। इस रिपोर्ट का नाम आप याद रखिएगा, हेल्थ स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि भाई नवजात शिशु मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम पायदान में है, ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जब भाई वहां पर 24 घंटे ताले लगे रहेंगे, रात के समय ताले लगे रहेंगे, तो भाई हम संस्थागत प्रसव को कैसे बढ़ावा दे पाएंगे? और भाई जो हमारे पास संस्थागत प्रसव देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो एनएम के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। पर्याप्त रूप से वहां पर क्या है? नहीं है, क्या नहीं है? चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। वहां पर अगर प्राथमिक सामुदायिक केंद्र बनाए भी गए हैं तो वहां पर क्या है? आधुनिक सुविधाएं नहीं है, प्राथमिक सुविधाएं नहीं है। आधुनिक सुविधाओं की तो बात छोड़ दीजिए, वहां पर प्राथमिक सुविधाएं तक मुहैया नहीं है। तो कैसे हम संस्थागत प्रसव के अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता ही है कि जो मध्य प्रदेश में एक जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो भाई केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की 2020-21 में, और उसने ये बताया कि मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ही क्या है? दयनीय है, ठीक है ना। अब इतनी सारी चीजें हो गई, फिर क्या हुआ? यह भी बोला गया है कि भाई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मध्य प्रदेश को, किसे? मध्य प्रदेश को 2021-22 में 8,715 लाख रुपए दिए गए। कितने? 8,715 लाख रुपए दिए गए। वहीं पर राज्य सरकार ने इसी मिशन के तहत 5,57,520 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद क्यों हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मतलब कि निखर कर सामने नहीं आ रही, उनकी गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं हो रहा? ये क्या है? एक चिंता का विषय है, ठीक है। तो आप इस डाटा को उपयोग कर सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को इतने पैसे दिए, ये भी किया, पर इसके के जो परिणाम है वो हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। भाई इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, अब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है भाई? आधारभूत संरचना की कमी है। जैसे कि भाई व्यवस्थित क्या नहीं है? भवन नहीं है। भवन है भी तो भाई वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, बेड हो गए और वहां के जो इक्विपमेंट्स हो गए, वो सब उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई बारिश के समय इन सामुदायिक केंद्रों में पानी भर जाता है, तो यह भी एक प्रमुख समस्या है, ठीक है ना। फिर जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सकों की कमी है। भाई जो हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं है जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधा की कमी है, वही इक्विपमेंट्स, ठीक है। फिर उप स्वास्थ्य केंद्र में जो है वो एएनएम, ठीक है ना, तो एएनएम के भरोसे ही संचालित हो रहे हैं। भाई वहां पर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। और जो सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 24 घंटे नहीं खुलते हैं, जिस कारण जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ मुद्दे हैं जो आपको याद रखने हैं। अब क्या है? अब सर आप सुझाव क्या देंगे? भाई सुझाव भी तो आपको देना पड़ेगा, आप एक प्रशासक हैं, तो आप बोलिए भैया जो ये आधारभूत संरचना है इस क्षेत्र पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, हमें चिकित्सकों को नियुक्ति करने की आवश्यकता है, जो यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधा की जो कमी है, जो इक्विपमेंट्स की कमी है, वो यहाँ पर हमें उपलब्ध कराना पड़ेगा। उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर व्यवस्थित रूप से हमें चिकित्सकों की नियुक्ति करनी होगी। और वहां पर क्या है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं उन्हें 24 घंटा खोलेंगे, तो इससे क्या होगा? इसका सकारात्मक जो परिणाम है वो हमें अवश्य देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया। और आपको पता ही है कि अभी हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बिल्डिंग्स बनाने का जो कार्य है वो तीव्रता से प्रदेश की सरकार कर रही है, ये भी आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आपको ये याद रखना है कि वर्तमान समय में जो हमारा जो कृषि से संबंधित जो ये कृषि वाला जो मुद्दा है ना, वर्तमान समय में जो कृषि संगठन है, जो
कृषि से संबंधित संगठन है वो वर्तमान समय में दिल्ली के जंतर मंतर में, कहां पर, दिल्ली के जंतर मंतर में सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहां पर जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अब आप वो समझिएगा, बहुत अच्छे से आप चीजों को समझिएगा, ठीक है ना भाई। देश आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है, हर क्षेत्र में देश ने प्रगति के नए सोपान हासिल किए हैं, लेकिन देश का अन्नदाता किसान आज भी सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर है या फिर विवश है। इसका कारण क्या है, यह आपको समझना है। जो ये किसान यहां पर उतरे हैं, कहां पर, जंतर मंतर में, इनकी प्रमुख मांगे क्या है। सबसे पहली मांग है कि लखीमपुर खीरी नरसंहार में जो पीड़ित किसान है उसके परिवार को इंसाफ मिले, ठीक है। जेल में बंद जितने भी जेल में बंद किसान हैं, ठीक है, जेल में बंद किसानों की रिहाई की जाए और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, ठीक है ना। और जो स्वामीनाथन आयोग ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का फॉर्मूला जो दिया था उसे लागू किया जाए, ठीक है ना। उसके बाद देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। बिजली बिल 2022 में बिजली बिल आया है उसे रद्द किया जाए, ठीक है। और अग्निपथ योजना को वापस ली जाए। ये किसकी मांग है, जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनकी प्रमुख मांगे हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं, एक मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, आप इसे बहुत अच्छे से समझते जाइए। वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक वह निर्धारित दर है, इसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है कि भाई इस मूल्य के नीचे किसान की उपज को कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। आइए अब हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को खरीदती है, ठीक है। न्यूनतम अर्थात सबसे कम, यानी किसान से खरीदे जाने वाली फसल पर उसे एमएसपी से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। चाहे वो निजी क्षेत्र हो, सरकार तो करेगी ही नहीं, है ना। निजी क्षेत्र भी क्या करेंगे, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय क्यों किया गया था, तो किसानों को किसी भी स्थिति में उनकी फसल के लिए एक वाजिब अथवा उचित मूल्य मिले, इसलिए इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया गया था, ठीक है ना। और जो हमारे किसान हैं, किसानों की ओर से महंगाई और खेती करने की लागत बढ़ने के चलते मुनाफा घटने की बात कहते हुए एमएसपी बढ़ाने की मांग निरंतर की जा रही है। अभी वर्तमान समय में जो मुद्दा है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, खेती करने की जो लागत है उसमें बढ़ोतरी आ रही है, तो भाई क्यों सरकार एमएसपी को बढ़ा नहीं रही है और इसके लिए कोई कानून नहीं ला रही है। तो इसलिए वर्तमान समय में जो हमारे किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद इसका प्रावधान कब किया गया था, इसका प्रावधान किया गया था हरित क्रांति के समय, जब हमारे देश में गेहूं की जो भरमार उत्पादन हुई थी, ठीक है ना। तो उस समय एमएसपी का प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में इसमें चावल यानी धान को शामिल किया गया और वर्तमान में हमें 23 फसलें देखने को मिलती है एमएसपी के तहत, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद फसल, जो सरकार फसल क्यों खरीदती है, तो आपको पता ही होगा, सरकार पीडीएस सिस्टम का संचालन करती है, ठीक है ना। क्या है, पीडीएस सिस्टम का संचालन करती है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा के समय भाई खाद्य संकट ना उत्पन्न हो जाए। फिर उसके बाद महंगाई के समय महंगाई के समय इतनी हमारी महंगाई ना चली जाए कि जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं वो आम नागरिक के पहुंच से बाहर हो जाए, इसलिए सरकार क्या करती है, इन फसलों को खरीदती है। अब हम यहां पर देखते हैं भाई राशन सिस्टम, वही पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जरूरतमंदों को वाजिब दरों पर अनाज प्रदान करने के लिए सरकार किसानों से विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, अब ये विभिन्न एजेंसियां कौन है, तो एफसीआई और नेफेड, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से फसल खरीदती है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से अनाज और दालों का बफर स्टॉक भी बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, जिससे बाजार में कीमत बेहद अधिक बढ़ने और अकाल व बाढ़ जैसी स्थिति में सरकार अनाज खुले बाजार में भेज सके एवं कीमतों पर काबू पा सके, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको ऊपर बात समझाई है वो बात यहां पे भी की गई है। आपको ये भी मैंने बता दिया खरीदने वाली एजेंसी कौन है, एफसीआई और नेफेड, ठीक है। इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना, मतलब पीडीएस सिस्टम के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको यहां पर बताया गया है कि भाई जरूरतमंदों को वाजिब कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था क्या है, पीडीएस है। अब हम चलते हैं आगे।
भाई एमएसपी कौन तय करता है? तो मैंने आपको बता ही दिया है भाई, जो कृषि लागत मूल्य आयोग है। कौन? कृषि लागत मूल्य आयोग। इसके द्वारा क्या किया जाता है? एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये बोला जा रहा है स्वामीनाथन आयोग, ये आप थोड़ा सा देखिए, उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। भाई 2004 में एमएसपी पर सुझाव देने के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था। उसने मतलब इस आयोग ने एमएसपी के औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होने की सिफारिश की थी। इसने ये बोला था कि भाई जितना हमारे पास जो एमएसपी उत्पादन हो रहा, अतिरिक्त हमें 50% क्या देना चाहिए? एमएसपी देना चाहिए। ठीक है ना? तो इस आयोग ने ये सिफारिश की थी और इसी सिफारिश को याद दिलाने के लिए वर्तमान समय में जो हमारे किसान हैं वो कहां पर आ चुके हैं? जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आ चुके हैं। इसके पहले भी सरकार ने 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी सरकार, तो इसके ऊपर भी जब किसान संगठनों ने विरोध किया था तो सरकार ने फिर क्या किया? इसे वापस ले लिया था और वादा किया था कि हम आपके लिए एमएसपी, जो एमएसपी है ना, उसके लिए हम कानून लेके आएंगे। और वर्तमान समय में एमएसपी के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए वर्तमान समय में जो हमारे किसान हैं वह पुनः विरोध प्रदर्शन करने पर आ चुके हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा और आप इसका उपयोग अपने आंसर में करके इसे बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है ना? और मैं आपसे जाते हुए एक अंतिम निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे एग्जाम ओरिजिन्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर करें, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है? चलिए, ठीक है, गुड नाइट।